तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम सी शार्प की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सी शार्प को ज़रा जनरल किस्म की डिस्कशन से कवर करने की कोशिश करते हैं कि सी शार्प है क्या। तो अगर सी शार्प की बात की जाए तो ये बेसिकली सी प्लस प्लस एंड जावा से ड्राइव की गई है। इनकी जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनको मज़ीद पॉलिश करके एक नई मॉडर्न लैंग्वेज बना दी गई जिसको सी शार्प बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में फर्स्ट वर्जन ऑफ सी को लॉन्च किया था। लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए ना 1990s की, तो तब सी प्लस प्लस के दौर में हमारी डेवलपमेंट काफ़ी चैलेंजिंग होती थी। वहाँ पे हम सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हम सी प्लस प्लस को यूज़ किया करते थे। लेकिन जावा ने हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल सिरे से चेंज कर दिया था। जावा वाहिद वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्रॉस प्लेटफॉर्म थी, क्योंकि जावा का कोड कंपाइल होने के बाद मशीन ओरिएंटेड एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता था, एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता था जो कि हर सिस्टम के लिए मुख्तलिफ होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलहदा से ऑब्जेक्ट कोड बनता। अगर आपने यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स या iOS के लिए एप्लीकेशंस बनाना होती तो उनके लिए एक अलहदा ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बनाया जाता ताकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चल सके। लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि हर मशीन के लिए एक अलहदा कोड या अलहदा मशीन कोड कन्वर्ट किया जाता था। ऐप डेवलपमेंट करने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस फ्लॉ को फिल करते हुए एक नई लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क के साथ इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हम एक लैंग्वेज को सीखने के बाद हमारी लार्ज ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, हम वेब डेवलपमेंट कर सकते थे, हम विंडोज के लिए एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स बना सकते थे, और सॉफ्टवेयर भी किस तरह के बना सकते थे, इंटरप्राइजेज एंड बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सकते थे सिर्फ सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए। लिहाजा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया जिसको हम हर फील्ड में यूज कर सके, उस पर माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में काम करना शुरू कर दिया था। लिहाजा 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प का फर्स्ट वर्जन 1.0 रिलीज कर दिया था। अभी ज़रा डिस्कस करते हैं कि सी शार्प से पहले की प्रोग्रामिंग का जो दौर था वो किस किस्म की प्रोग्रामिंग हुआ करती थी। तो जैसे आप लोगों को अभी बताया कि सी से सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस का एक अपडेटेड वेरिएंट था जावा, जो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लैंग्वेज थी, लेकिन उसने सी और सी की कुछ एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक नई लैंग्वेज बना दी गई थी जावा के नाम से, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होती थी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर सी की अगर बात की जाए तो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होने से पहले डेवलपर्स को लो लेवल परफॉर्मेंस का इश्यूज भी होता, उनको स्पेसिफिकली तौर पर सिस्टम परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना पड़ता, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के लिए सी प्लस प्लस का सहारा लेना पड़ता, और प्रॉपर रन टाइम्स के लिए भी इनको अलग से काम करना पड़ता। लेकिन ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैनेज करते हुए भी उन्हें इस बात के लिए श्योर नहीं होते थे कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। लिहाजा इन सारे फ्लॉज को फिल करने के लिए एक नई लैंग्वेज जो है वो मुतारफ़ करवाई जाती है, जिसे हम सी शार्प कहते हैं। अब सी की बात की जाए तो सी एक पावरफुल प्रोग्राम लैंग्वेज थी, लेकिन ये जो कंट्रोल देती थी प्रोग्रामर्स को वो हार्डवेयर लेवल का था। इसीलिए सी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता था सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। अगर ये कम्प्लेक्स लार्ज एप्स के लिए भी यूज़ होता था, लेकिन इसका कंट्रोल ज़्यादातर फोकस्ड होता था लो लेवल लैंग्वेजेस की तरफ, या हमारे सिस्टम हार्डवेयर पे ज़्यादा कंट्रोल देता था हमें। मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम सेफ्टी बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इसकी सेफ्टी बहुत मिनिमम थी। सी प्लस प्लस की बात की जाए तो सी प्लस प्लस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनहेरिटेंस वगैरह के रूल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी देती थी, जिसमें प्रोग्राम को लिखना थोड़ा आसान हो जाता। हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरेंट और इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह जैसे जो कंसेप्ट्स है उनको यूज़ करते हुए हमारे प्रोग्राम को बड़ा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली राइट कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड जावा की बात की जाए तो ये हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म फैसिलिटी देता था। ह्यूज पॉपुलरिटी इन 1990s, इसकी वजह ही ये थी कि हमें सारी चीज़ें सेपरेटली मैनेज करने की बजाय एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को यूज़ करते और उसमें कोड लिखते, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होता था, यानी एक कोड लिखने के बाद अब इसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एग्जीक्यूट या अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते थे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास बर्थ ऑफ सी शार्प। अच्छा, 2000 की दहाई में ना माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था सी शार्प को एज ए मॉडर्न लैंग्वेज, जो कि बेसिकली .NET फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएटेड थी। अब सी शार्प हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेफ टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी सी प्लस प्लस और जावा से इसको मुमताज़ कर देते हैं। इसमें एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम है जो कि हमारा एग्जैक्टली जावा में हमें मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज एंड सिस्टम सपोर्ट्स और माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी की सपोर्ट मिल जाती है।
लिहाजा इसमें कोड करना, उसमें एरर फिक्सिंग करना, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिए गए हैं जहां से हम हेल्प लेके हमारे कोड को मज़ीद मौसर बना सकते हैं। लिहाजा .NET एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसने C एंड C++ की जितने भी आइडियाज़ थे उनको कंबाइन करके एक नई प्रोडक्टिविटी फोकस डिज़ाइन में चेंज कर दिया, जिसको हम C# बोलते हैं। अगर C# के वर्जन्स की बात की जाए तो C# 2002 में फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के साथ बिल्ट इन था या एसोसिएटेड था, और ये .NET फ्रेमवर्क पे चलता था। अगर फ्रेमवर्क्स की बात की जाए, आपको फ्रेमवर्क समझाऊँ तो या आप ये समझ लें कि फ्रेमवर्क्स बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को पकड़ के उसके एसोसिएटिव कोड या मशीन कोड में तब्दील करता है। तो आसान अल्फाज में हमारे फ्रेमवर्क्स या हमारा जो .NET लाइब्रेरीज़ हैं वो बेसिकली ट्रांसलेटर्स हैं। ट्रांसलेटर से मुराद जो हमारे एक्चुअल लिखे हुए सोर्स कोड को पकड़ के मशीन कोड में तब्दील करते हैं जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। अब अगर ज़रा C# के मेन फीचर्स की बात की जाए जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की निस्बत हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, प्रोग्राम को ज़्यादा आसानी से लिखने में मदद देते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें हम क्लासेस, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमारे प्रोग्राम को या कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। टाइप सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें वेरिएबल कास्टिंग के दौरान, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन के दौरान जो है वो टाइप कास्टिंग या टाइप सेफ्टी को भी जहन में रखना होता है। हम जब भी वेरिएबल्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे हमें वेरिएबल्स की टाइप्स का ख्याल रखना होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाजमी तौर पे दे दूंगा जहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे और वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे होंगे, इनिशियलाइज कर रहे होंगे। C# की एवोल्यूशन की बात की जाए तो इसके बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। इसका फर्स्ट वर्जन तो जो था वो C# 1.0 था जो 2002 में रिलीज़ हुआ। अभी के लिए इसका जो करंटली वर्जन चल रहा है वो C# 10 है और ये एक स्टेबल वर्जन कंसिडर किया जाता है। वैसे तो 13 भी रिलीज़ हो चुका है लेकिन हम जिस पे काम कर रहे होंगे वो C# 10 वर्जन होगा। इसके साथ साथ अगर मॉडर्न डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो C# सिर्फ हमारे विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए नहीं है। C# की मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो, सिस्टम एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो। हत्ता कि इसके साथ आप माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड वर्जन है अजूर, उसके लिए भी बहुत सारी डेवलपमेंट कर सकते हो C# प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। आप इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, किसी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, मर्चेंट स्टोर्स के लिए, अपनी खुद की SaaS एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी आप C# को ऐसे मॉडर्न डेवलपमेंट और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हम C# को यूज़ करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C# को यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशंस जो भी लिखोगे वो आप यूनिक्स पे भी रन कर सकते हो, मैक OS पे भी रन कर सकते हो, एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हो, मैकबुक्स वगैरह पे भी रन कर सकते हो। और इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे .NET फ्रेमवर्क में एक टूल होता है जिसको CLR बोला जाता है, लैंग्वेज रन टाइम होता है, जो कि हमारी लैंग्वेजेस को कॉमनली एक ऐसे कोड में तब्दील करता है जो कि इजीली हर मशीन पे चल सके। पॉपुलरिटी की मेन रीजन ही ये थी कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी और बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट थी। इसका एक ऐसा फास्ट इकोसिस्टम डेवलप हो चुका था जो कि लोगों में इसको फेमस करता गया। अब जरा मॉडर्न लैंग्वेज डिजाइन की बात की जाए तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल एंड क्लीन, एलिगेंट किस्म का सिंटैक्स होता है जिसको एक दफ़ा देखने पे ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की बात की जाए तो इसकी एक्टिवली बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, इंटीग्रेशंस कर सकते हो। बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे। हत्ता कि हम स्टेबल किस्म के AI टूल्स को यूज़ करते हुए भी हमारा कोड को मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं। हम इसको प्रेफर ही उस लेवल पे कर रहे होंगे कि हमने इसके लिए डायरेक्टली टीम के लिए या बहुत अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस कर रहे होंगे C# वर्सेस C++ वर्सेस